नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मसूरी में क्रिकेटर कुलदीप यादव की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। बारात में तमाम दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए हैं। बारात में युजवेंद्र चहल डांस करते हुए दिखाई दिए। सभी शादी में उत्साहित और मजे करते हुए नजर आए। वहीं देहरादून में डोईवाला में 16 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन होगा। 35 से अधिक कंपनियां इसमें भाग लेंगी। 900 से ज्यादा पदों पर इंटरव्यू होंगे। शहीद दुर्गा मल पीजी कॉलेज में इसका आयोजन होगा। लाभार्थी इसके लिए क्यूआर कोड से रजिस्टर कर सकते हैं। देहरादून में मद्दा की कार्रवाई देखने को मिली है। गणेशपुर में अवैध प्लांटिंग पर मद्दा ने एक्शन लिया है। 30 बीघा प्लांटिंग पर एमडीडीए ने बुलडोजर चलाया है और अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं हरिद्वार में एक अवैध खनन से जुड़े एक वायरल वीडियो का ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह कुलभुल्लर ने झबरोड थाने के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेन देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बातचीत सामने आई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एसएसपी ने मामले की तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संकेत मिले थे, इसलिए पूरी चौकी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की छानबीन को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि अवैध खनन या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए गए पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चौकी इकबालपुर थाना जबरेड़ा, यहाँ पे एक ये आरोप लगा था। एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने, कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की एक संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया है। चौकी इकबालपुर थाना जबरेड़ा, यहाँ पे। वहीं रुड़की के भगवानपुर के टकाभारी गांव में बारात की कार की चपेट में आने से 10 वर्षीय बालक विशु गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार पलट दी और बारात को घेर लिया। करीब 250 बारातियों को ग्रामीणों ने रोककर बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी देहात शेखर सुयाल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया। कड़ी मशक्कत के बाद बारातियों को छुड़वाया गया। ग्रामीण और बारातियों के बीच कहासुनी और झड़प की भी जानकारी सामने आई है। वही घायल बालक को गंभीर हालत में देहरादून हायर सेक्टर रेफर किया गया। पुलिस के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और गांव में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है। वही पतनगर में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला एक कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आइए आपको दिखाते हैं। सभी हमारे विद्यार्थीगण और अनेक स्थानों से यहाँ पधारे किसान भाइयों एवं बहनों और साथ में हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में जिनको विशिष्टताएं प्राप्त हैं, ऐसे सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए है कि आज मुझे इस शानदार कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें अभी हमारे कुलपति महोदय बता रहे थे कि 350 से भी अधिक अलग अलग प्रदर्शनियां लगी हुई, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, इस मेले के माध्यम से आप सभी अन्नदाताओं के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण
उनके लिए मंच प्रदान करते हैं और तमाम प्रकार की जो कृषि के क्षेत्र में होने वाले नवाचार हैं, नए अनुसंधान हैं, नई जानकारियां हैं, उन सबसे हमारे किसान भाइयों को परिचित होने का अवसर ऐसे देने प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर हमारे किसान भाई बहन जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, उन्नत बीज हैं, नए कृषि यंत्र हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कृषि विशेषज्ञों से भी सीधे संवाद करने का और परस्पर अनुभवों को साझा करने का मौका मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकें, नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होंगी और काफी उपयोगी उनके लिए साबित होंगी। मेरे किसान भाई बहनों, आप लोग देश के अन्नदाता ही नहीं हैं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के भांति हमारे देश और समाज के असली नायक हैं, जो लगातार अपना खून पसीना बहाकर लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और समर्पण से ही हमारा देश, प्रदेश समृद्ध बनता है। और आपकी यही मेहनत और समर्पण आप देश को समृद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आज भारत का किसान बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो गांव समृद्ध होता है और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। और कल ही देखा होगा आपने, आसाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के खातों में अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है। और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे राज्य उत्तराखंड के भी 9 लाख से अधिक अन्नदाताओं को सीधे उनके बैंक खातों में इस सम्मान राशि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए पहली किस्त के रूप में हमारे राज्य को भी 25 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 2 दिन पहले ही जारी की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खरपतवार, फसल रोगों आदि से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिकों द्वारा जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र अनुदान योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक पहलों के जरिए किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसानों को खेती के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। यही नहीं, आज एक और जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास पर
विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन योजनाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है। वहीं कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। जहां एक और राज्य में किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए भी 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अब तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है और गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश जो कि हमारे साथ लगा हुआ प्रदेश है, हमारा पहले का प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। और कभी कभी बात होती है किसी मंच पर, तो जब लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इधर की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरे तो सारे सर्टिफिकेटों में, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट हो, उन सब में उत्तर प्रदेश ही लिखा गया है। और मुझे लगता है मंच पर भी जितने लोग बैठे होंगे अधिकांश की पढ़ाई लिखाई के तो वहां से हमने 5 रुपए अधिक गन्ने का मूल्य यहां देने का भी हमने निर्णय लिया था। डबल इंजन सरकार बनने के बाद किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो कि हमारे राज्य में, जैसा अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे यहां से, कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। जहां हमारे पास तराई भी है, पहाड़ भी है, भावर भी है, अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण से हमको हर एक क्षेत्र की दृष्टि से जहां जैसी भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार हमको वहां के लिए योजना भी करनी पड़ती है। उसके अनुसार वहां की नीति जारी करनी पड़ती है। तो पहाड़ों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने स्वीकृत किया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और हमारे इसी जनपद उधम सिंह नगर में बाजपुर और आसपास का क्षेत्र अभी एक ड्रैगन के लिए बड़ा केंद्र जैसा बनता जा रहा है। यहाँ के ड्रैगन को जगह जगह इसकी मांग बढ़ रही है मामले की। तो ड्रैगन फ्रूट उसकी बहुत तेजी से मांग बढ़ रही है। और इन सभी ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने कृषकों के हित में और ध्यान करने वालों के हित में इसको लागू किया है। और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए भी किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी हमने प्रावधान किया है। हमने प्रदेश में किसानों के उपज की संरक्षण और मूल्य संवर्धन के लिए कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा मेगा फूड स्थापित किए हैं। ये आप सभी अन्नदाताओं की मेहनत का और हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है कि आज राज्य में फलों के उत्पादन में भी 2.5 गुना तक की वृद्धि हुई है। आज मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के समय में जहां मशरूम का उत्पादन मात्र 500 मीट्रिक टन था,
वहीं आज ये बढ़कर 27,000 मैट्रिक टन से अधिक हो गया है। इसी प्रकार शहद उत्पादन में भी राज्य देश में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है और अब राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन भी किया जा रहा है। आज शहद को मौन को लेकर यहाँ पर काफी अच्छे स्टॉल लगे हैं। एक स्टरलाइज करने का भी लगा। क्या आप इसी साल उसमें जिसमें कह रहे थे कि वो कीड़े बाहर आ जाते हैं? मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वो इसके बाहर निकलते ही स्टॉल लगा हुआ है जो मौन पालन का है, शहद पालन का है, उसको आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि हमारे राज्य में मौन पालन और शहद की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत हमारे पोटेंशियल है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान भी हूं, मैं एक फौजी का बेटा भी हूं, सैनिक का पुत्र भी हूं और किसान पुत्र भी हूं, दोनों ही एक साथ। ऐसा संयोग है, आपने देखा होगा पिछले साल मैंने रुपाई भी लगाई थी और मैंने हल भी चलाया था, पटेला भी लगाया था। तो इसलिए ये जो किसानों से संबंधित तमाम प्रकार के जो ये काम होते हैं, ये करने में और इसको जानने में मेरी सच में बहुत इच्छा रहती है, बहुत रुचि है। मैं बचपन से ही जो है अब पंतनगर में तो पढ़ने का सौभाग्य मुझे शुक्ला जी नहीं मिला आपकी तरह, लेकिन मैं बचपन में जब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था, लोहिया हेड में नगरातराई के जो लोहिया हेड है, जहां पर हमारा यूपीएससी का उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड का एक स्कूल होता था, उसमें मैंने पढ़ाई करी। तो हम लोगों को सिखाया गया कि कैसे वो काट के जो है, जैसे बरसात आने से पहले क्या करते हैं, उसको काट देते ना किसी गांठ को, जैसे कोई भी लकड़ी का, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है या किसी सहतूत का पेड़ है, उसकी जामुन लगाते हैं ना, कलम करते हैं, कलम। तो वो कलम हम लोग करते थे, उसमें बहुत ज्यादा साधन संसाधन नहीं होते थे, तो उसको छिल देते थे, छिल के उसमें गोबर इत्यादि लपेट के, थोड़ा मिट्टी गोबर सब मिला के, और उसको कपड़े से बांध देते थे। और बरसात होती थी तो उसमें जड़ निकल जाती थी। अब ये बहुत पुरानी तकनीक हो गई, अब तो नई नई तकनीक आ गई और लोग कह रहे होंगे कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो कृषि का दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर एक से एक शोध अनुसंधान होते हैं, ये मुख्यमंत्री जो है कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 35-40 साल पहले, 40 साल पहले। तो इसी प्रकार से शहद, जो मैं असली बात आपको बताना चाह रहा हूं, शहद के उत्पादन का हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। अभी पिछले 3 सालों से, 3-4 सालों से मुख्यमंत्री आवास में जो देहरादून में है, वो औपचारिकता बस पहले शुरू के साल में, मुझे अब 5वां साल होने वाला है, पूरा 5वें साल में हो गया आप सबके आशीर्वाद से। तो पहले साल में तो निकल गया, तो वो उन्होंने 5 डिब्बे रखे, मौन के केवल 5 डिब्बे वहां रखे, तो उसमें 2 बार शहद निकला और अच्छा खासा शहद निकल गया। मैंने काफी लोगों को दिया भी उस शहद, मैंने कहा सबका बनाइए। फिर अगले साल से मुझे खुद रुचि हुई, मैंने कहा इसके बगल में उत्तराखंड कृषि विभाग का उद्यान भी है हमारे बगल में, पर बहुत सारे हॉर्टिकल्चर का और बहुत सारे चूंकि पेड़ पौधे उसके अंदर भी बहुत हैं। आम का आजकल बोर आया हुआ है, लीची का आया हुआ है, अन्य फूल बसंत के बाद काफी खिल जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप 25-30 लगाइए। पिछले साल मैंने कहा 25-30 लगाइए और मैं देखूंगा, और वो 3 बार लगाया। मुझे लगता है कि 500 किलो के करीब शहद वहीं से निकला। और उसके बाद मैं इस बार उस गांव में गया जहां मैं पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ का कनाली छिना से बिल्कुल, वो भी नेपाल बॉर्डर में, संयोग से वहां भी नेपाल बॉर्डर, यहाँ भी नेपाल बॉर्डर, वहां काली गंगा, यहाँ सरयू और शारदा, नहीं शारदा बाद में बनती, काली सरयू और काली मिलकर यहाँ शारदा हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही बॉर्डर और वहां भी ऐसे ही बॉर्डर। तो मैंने वहां कहा कि जाके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को
कि देखिए कितनी अपार संभावनाएं यहाँ एग्री टूरिज्म की, हॉर्टी टूरिज्म की और मौन पालन की, तमाम प्रकार की कीवी है, अदरक है, हल्दी है, एक से एक जो चीजें हो सकती। मैं इतना सब मुझे बताने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं डीसी साहब ये चाहूंगा आपसे, मेरा निवेदन है कि मैं एक उस गांव का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ऐसे गांव हजारों हैं उत्तराखंड में जहां अपार संभावनाएं हैं। अगर उन पर हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ से अनुसंधान करें, यहाँ से शोध करें, तो सच में जो विकसित भारत का संकल्प बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा और हमारा उत्तराखंड उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा, एक अच्छा खासा योगदान। जैसे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था और पिछले लगातार 6 दिनों तक बेहड़ जी और थोड़ा कल पहले आ गए थे वैसा क्योंकि उनको आना था और रात को चला है, लगभग 1 बजे तक कल भी सत्र चला है, तो 6ठे दिन तक लगातार चला। अगर सत्र की अवधि को देखेंगे घंटों के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सत्र सर्वाधिक चलने वाले सत्रों में से एक होगा। तो उसके बगल में जो भराड़ीसैंण गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसके बगल में एक गांव है सारकोट गांव और उस सारकोट गांव को आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने कहा कि मैं इस गांव को गोद लूंगा, मैं एडॉप्ट करूंगा और वहां पर कृषि के क्षेत्र में, मौन पालन के क्षेत्र में, दुग्ध पालन के क्षेत्र में, तमाम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वहां के नौजवान युवा किस प्रकार से काम करें, एक ये गांव पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बने। सच में आप सबने कभी उधर जाना हो चमोली की तरफ तो उस गांव को जरूर देखें। और मैंने हमारे जिलाधिकारी जी से कहा था, कहीं दिन होंगे यहाँ पर, तो पिछले साल की हम अपने यहाँ के सीडीओ, सभी जनपदों के सीडीओ जाकर उस गांव को देखकर आए, किस प्रकार से वो गांव आज एक मॉडल बनता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अपार संभावनाएं हमारे राज्य के अंदर हैं। आज शहद उत्पादन में हम पूरे देश में हम 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 8वां स्थान पूरे देश के अंदर है और अब राज्यों में 3300 मीट्रिक टन से, हमारे राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन अभी किया जा रहा है। और आज बागवानी के समग्र विकास के लिए हम जापान के सहयोग से 4 जनपदों में 526 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना भी संचालित की जा रही है। इतना ही नहीं, हमने सगंध खेती को, जो हमारे सुगंध वाले और एरोमेटिक्स को बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने महक नीति 2000 महक क्रांति नीति 2026 से 2036 तक लागू की। अगले 10 सालों के लिए महक नीति की हमने शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है और 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम सगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर एरोमा और परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम अपने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, उसका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, अब तो मेरे ख्याल से हर एक के उस पर आ गया है कि हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड हमारे राज्य का एक इंटीग्रेटेड ब्रांड हो गया, जिसके अंतर्गत सभी उत्पाद, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, हमारे छोटे उद्यमियों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, वो सब हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से, जो हमारे राज्य का मिलेट है, स्थानीय कृषि उत्पाद है, इन सभी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में इसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि हम किसानों की आय को वृद्धि करने में भी देश भर में हमको इसमें भी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रयासों को सराहा गया है। भाइयों बहनों, हाल ही में हमने प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें सत्र की बात कर रहा था, वो सत्र आज ही 14 तारीख को ही संपन्न हुआ, क्योंकि 1 बज गया था, 1-1:30 बजे संपन्न हुआ है। तो उसमें 1,11,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट भी हमने प्रस्तुत किया है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान उसमें किए गए हैं, ताकि हमारे अन्नदाता भाई बहन
भी समृद्ध बन सके, सशक्त बन सके, आगे बढ़ सके। उसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हमने 24 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए, फसलों की सुरक्षा घेर बाढ़ के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से, मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़ रुपए, स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। इसके अलावा हमने बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 12 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। और पशुपालकों की बात करूं तो हमने इस बार के बजट में ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना के लिए करीब 40 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 32 करोड़ रुपए और एक हमने और भारत सरकार के साथ समझौता किया जिसमें ITBP जो हमारे राज्य के भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है, जो हमारे राज्य पर अनेक स्थानों पर काम करती है, चाहे वो हमारा जोशीमठ का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का हो या पिथौरागढ़ का सुदूरवर्ती क्षेत्र नीलम से लेकर हमारा आदि कैलाश झौलीगांव तक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ITBP को भी हम जीवित भेड़ बकरी तथा कुक्कुट आपूर्ति और सब्जियां हम उनको सीधे सीधे उनको दे रहे हैं। इस योजना के लिए भी 3 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने बजट में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 42 करोड़ रुपए और हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं। भाइयों बहनों भी बहुत सारा है। मैंने छोटा सा किसानों के सेक्टर में कुछ प्रमुख चीजें मुझे लगा कि आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि हम किसानों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं लगातार अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शोध के लिए, अनुसंधान के लिए। अब चूंकि ये जो ITBP के साथ हम ये फल सब्जियां कुक्कुट मुर्गी मछली ये सब देते हैं तो इसमें बहुत हमको सीधे उनसे हम बेचते हैं उनको और हमको पैसा मिलता है, लेकिन उस योजना को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। कुछ समय तक पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो किसान भाइयों को उससे पहले उसका भुगतान हो जाए, उसके लिए धनराशि का हमने प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, मैंने सभी कार्य यूं ही नहीं गिनाए बल्कि इसलिए बताया है क्योंकि हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश का हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने गांव गरीब और किसान को अपने शासन की प्राथमिकताओं में अगर किसी को सबसे ऊपर रखा है तो हमारे अन्नदाता भाई बहनों को रखा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ उपस्थित अधिकांश किसान भाई बहन इस बात के साक्षी हैं कि बीते 11 वर्षों में जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों की कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना देश की आजादी के बाद कभी उतना काम नहीं हुआ। और पहले की सरकारों में आपको पता है कि एक प्रधानमंत्री जी खुद ही स्वीकार करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है, यानी कि 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता था, बिचौलियों के हाथ चला जाता था, कमीशन के हाथ चला जाता था। परंतु आज किसानों और गरीबों से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में आता है, उस पर कोई बिचौलिया टाका नहीं डाल सकता। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से ये अपील करता हूं कि आप नई नई कृषि तकनीकें अपनाएं, कृषि में नए प्रयोग करें और हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का आप भरपूर लाभ उठाएं।